ये ऑनलाइन टीचर्स जानबूझकर ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं और कंट्रोवर्सी क्रिएट करके बच्चों का अहित करते हैं। स्टूडेंट्स को क्या लेना देना है कि किसी ने राखी बंधवाया है कि किसी ने बुलेट बांटा है, क्या मतलब है तुमको उससे? ये जो टीचर्स लोग अभी जाते हैं कि मैं ये करने गया, आंदोलन करने गया, अगर रील्स बनना बंद हो जाए ना तो एक टीचर नहीं दिखेगा स्टूडेंट्स के साथ, और छात्रों को इसे समझना पड़ेगा। ऐसे लोग जो आज के समय में इंटरटेनमेंट करा के और अपने आप को बहुत बेहतर दिखा रहे हैं, उनसे समाज ज़रूर पूछेगा कि जब तक वो इस आभासी दुनिया में रहेंगे, ये रीलबाजी की दुनिया में रहेंगे, तब तक उनका नहीं भला। मोबाइल्स ने पूरे लाइफ का जो है ना वो बंटाधार कर दिया हुआ है। लोग बोलते हैं कि कंपटीशन बढ़ गया है, मैं ये बोलता हूँ कि कंपटीशन घट गया है। आप कोई भी दूसरा चीज़ करें, आपको लोग नहीं पहचानेंगे, लेकिन कल आपका यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया, पूरा सोसाइटी आपको जान जाता है। कोई ऐसे शिक्षक जो आपको प्रेरित किए हो, मोटिवेट किए हो, इंस्पायर किए हो, कोई ऐसे शिक्षक हर समय, हर पल, हर क्षण आपको प्रेरित करता रहता है। उनकी ये जो पद्धति थी ना, वो पद्धति मैं आज भी यूज़ करता हूँ। मैं बच्चों से पूछता हूँ कि अच्छा इसमें क्या-क्या हो सकता है, कि मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करके आते हैं और सारे डायमेंशंस में सॉल्व करके आते हैं। जैसे वो बैठे तो पढ़ने के लिए, लेकिन वो पढ़ नहीं पाते हैं। सेल्फ स्टडी, बहुत लोग ऐसा होता है नाम का सेल्फ स्टडी है बट वो कर नहीं पाते हैं। उनको कोई मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन अगर आप भाड़े पर लेकर आएँगे, ठीक है, तो वो ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। और ये बातें ना तो कोई बताता है, ना आजकल कोई सुनना चाहता है। एजुकेशन में रिजर्वेशन जो है उसको लेकर बहुत शिकायत रहती है छात्रों को। डिग्री लिए हुए बच्चे हैं और मैं जब कॉपी चेक करता हूँ तो उनको लिखने नहीं आ रहा है। चाहे उनको पता नहीं है कि है के बाद अगर की लगा हुआ है तो वहाँ पूर्ण विराम नहीं देना है, बेसिक चीज़ें नहीं पता है। वहाँ पे बहुत मुश्किल होता है चीज़ों को आगे बढ़ाना। आपने दिल्ली में भी शुरुआत किया था जी। लेकिन उसका फेलियर का रीजन क्या है? तो वही मैंने बोला ना कि सचिन जब 99 पे आउट हो जाता है तब भी लोग उसको बोलते हैं कि अनसक्सेसफुल। नमस्कार, मैं हूं अनिकेता शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट का पॉडकास्ट। आज हमारे साथ मौजूद है शिक्षा जगत के जाने माने हस्ती चंदन प्रिय सर। ये एक ऐसे संस्थान को लीड करते हैं जो यूपीएससी और बीपीएससी के क्षेत्र में एक ब्रांड बन चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं परफेक्शन आईएएस कोचिंग संस्थान की। तो चलिए इनसे सीधे बात करते हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आप लोगों का भी, और खासकर न्यूज़ हार्ट का आप सभी का, जिन्होंने आज मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया है कि मैं आपके साथ और आप जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, जितने भी लोग हैं, सभी लोगों के साथ, दर्शकों के साथ मैं अपनी अपनी बातें साझा कर सकूँ, इसके लिए आपका हार्दिक अभिनंदन। जी सर, वैसे तो हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं, जी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप बताइए कि कहाँ से शुरुआत करें। शुरुआत अगर आप चाहते हैं तो जीवनी से शुरुआत कर सकते हैं हम लोग, कि क्या हमारा बैकग्राउंड रहा है या फिर कैसे। ये मतलब तो ये बेसिकली कि बचपन से लेकर अभी तक जी, का। मुझे लगता है कि ये आपका ये एरिया है। आप जहाँ से चाहें वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। मैं कंफर्टेबल हूँ कि आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम मैं यहाँ पे दे पाऊँगा। जी जी। तो सर आप ये बताइए कि आपका बचपन कैसा रहा और आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई, ये सारी चीजें बताइए। देखिए बेसिकली हमारा जो शिक्षा है, ये आप देखेंगे कि मेरे जो होम टाउन है, जिसको हाजीपुर कहते हैं, वहीं से जी हमारी शिक्षा हुई है। और पूरी जो शिक्षा है, इस शिक्षा में आप देखेंगे कि मैंने हिंदी माध्यम से पढ़ाई किया है। जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, उन्हीं गवर्नमेंट स्कूल से डिफरेंट जो बोर्ड्स हैं, हम लोग के समय में 8 बोर्ड होता था, जी जी। फिर 10th का पेपर, 12th। तो ये पूरा एक प्रोसेस जो भी आम बच्चे फॉलो करते हैं, वही हम लोगों ने भी फॉलो किया है। और उसके बाद फिर इंजीनियरिंग की तैयारी हम लोग के समय में जी काफ़ी एक क्रेज़ हुआ करता था क्रेज था। इंजीनियरिंग का। तो इंजीनियरिंग की तैयारी, इंजीनियरिंग भी मैंने करा है। उसके बाद फिर वहीं पे यूपीएससी का लगा कि नहीं, यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, और वहीं से ये यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट हो गई। डेस्टिनी किसी को नहीं पता था जी कि जी। क्या होने वाला है। और फिर मैंने यूपीएससी के डिफरेंट प्रीलिम्स, मेंस इंटरव्यूज़ दिया, और फिर उसके बाद तब हमने अपना ये जो स्टार्टअप है, अपना जो शिक्षा जगत के लिए जो कार्य है, वो हमने शुरू किया, जी जिसको जी। कि आज के समय में आप सभी लोग परफेक्शनाइज़ के नाम से आईएएस के नाम जानते से हैं। जाने जी, जाते जी, हैं। जी। तो मतलब आपका बचपन से ऐसा टीचर बनने का कोई सपना नहीं रहा, क्योंकि आप जैसा कि आप बताया कि इंजीनियरिंग आपने हुँ, उसका हुँ। पहले ये चीज़ किया, फिर उसके बाद आप यूपीएससी की प्रिपरेशन किए, तो हुँ। बचपन से शिक्षा जगत में आने की कोई ऐसी रुचि नहीं देखिए रही? रुचि की बात नहीं है।
एक होता है ना कि जैसे मेरे फैमिली में अगर आप देखेंगे तो मेरे पिताजी खुद एक लेक्चरर रहे हैं, जी। माँ भी शिक्षिका रही हैं। तो एक बैकग्राउंड भी इस तरीके का था कि शिक्षा अध्ययन अध्यापन का कार्य जो है वो बचपन से होता रहा है, ठीक जी। है। तो इसमें ऐसा नहीं था कि इस जगत मतलब शिक्षा के क्षेत्र में ही जाना है। एक था कि पहले यूपीएससी की तैयारी करनी है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर था कि पढ़ाना अच्छा लगता था। जब मैं यूपीएससी की तैयारी भी कर रहा था, उस समय भी मैं पढ़ाया करता था। उससे पहले भी 10th-12th के टाइम में भी मैं बच्चों को पढ़ाया करता था। तो ये मतलब ऐसा नहीं था कि बचपन में आपको पता भी नहीं होता है कि मुझे क्या करना क्या है ना, करना होता है, मतलब कन्फ्यूज़न हाँ, होता है कन्फ्यूज़न बहुत। रहता है। पहले तो हम लोग के समय में ज़्यादातर बच्चे सोचते थे कि नहीं, पहले आप पायलट बनेंगे, ठीक है ना जी। ना? फिर तो जो चीज़ देखा उसके प्रति एक अपना एक लगाव हो जाता था। बट शिक्षण के क्षेत्र में, शिक्षा अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में प्रारंभ से ही रहा हूँ, तो मेरे लिए कोई एक नई बात नहीं नई थी। बात नहीं थी हाँ, क्योंकि कि बैकग्राउंड वैसा था। बैकग्राउंड ही वैसा था और मेरे घर में खुद एक स्कूल चलता था, तो उसमें भी मैं कभी-कभी पढ़ाया करता था। तो ये एक बस समझिए कि ये फैमिली बैकग्राउंड के थ्रू जी, जी। भी ये मेरे अंदर था। तो ये कोई बहुत एक मेरे लिए आउट ऑफ अलग द चीज़ बॉक्स, हाँ, नहीं। आउट ऑफ द बॉक्स जाकर ये नहीं था। फिर जब हमने मतलब यूपीएससी का जब प्रिपरेशन किया, फिर उसके बाद जब अ इंटरव्यूज़ दिए, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उस समय भी था कि मैं उस समय भी पढ़ाया करता था। ये नहीं था जी। कि मैं उसके बाद मैंने जब सिलेक्शन नहीं हुआ तब मैंने तब पढ़ाना ऐसा शुरू किया। किया। मैं उस समय भी पढ़ाया करता था और बड़े स्तर पे उस समय भी पढ़ाया करता था। जी। डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में मैं पढ़ाया करता था। तो ये मेरे लिए था और फिर जब मेरा अटेम्प्ट खत्म हुआ तो फिर उसके बाद मैंने जो है अपना एक स्टार्टअप डाला कि चलो यूपीएससी का पढ़ाते हैं। बेसिकली मैं उस समय एक बड़ी रोचक घटना घटी कि बिहार में आया था और मैंने देखा कि बिहार के अंदर अ, एक ही क्लासरूम में, ठीक है, जी। अपने यहाँ क्योंकि मैं प्रिपरेशन दिल्ली में कर रहा था, तो एक ही क्लासरूम में आप देखेंगे कि दारोगा की तैयारी चल रही है, सारी उसी चीज़ों की। क्लासरूम में सिपाही वाले स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं, उसी क्लासरूम में बीपीएससी वाले भी बैठे हुए हैं और ये बोल रहे हैं शिक्षक कि चलो मैं तुमको जीके पढ़ा रहा हूँ, मैं जीएस पढ़ा रहा हूँ, पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ और पॉलिटी में हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ और उसमें सारे बैठे हुए हैं। हिस्ट्री ऑब्वियस सी बात है कि सेम है, जी। लेकिन उसका अप्रोच वो डिफरेंट होता वो है। डिफरेंट होता है। आप सिविल्स के स्टूडेंट के लिए, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए जो हिस्ट्री पढ़ने का नज़रिया होगा, ज्योग्राफी पढ़ने का नज़रिया होगा, वो अलग होगा। जैसे एक सिंपल एग्जांपल बता दूँ कि अगर आप वन डे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप पूछेंगे कि भारत में अक्षांश और देशांतर क्या है? कितना-कितना अक्षांश के बीच से कितना-कितना अक्षांश है? या लेकिन अगर आप वही यूपीएससी या बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो 2 अक्षांशों के बीच की दूरी और 2 देशांतरों के बीच की दूरी लगभग समान है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण का जो डिस्टेंस है और जी। पूरब से पश्चिम का जो डिस्टेंस है, वो अलग है, ऐसा क्यों? तो यहाँ एनालिसिस होता है, वहाँ फैक्ट होता है। सब्जेक्ट सेम है लेकिन दोनों एनालिसिस में डिफरेंस हाँ, है। डिफरेंस है। तो वहाँ से फिर मेरे माइंड में आया कि जब दिल्ली में ही दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम फैकल्टीज़ जो है ना, वो बिहार या यूपी के हैं। बिहार, यूपी से ही रहते हैं। इस मैक्सिमम स्टूडेंट्स भी बिहार और यूपी के हैं। तो फिर क्यों जगह में तो ऐसा कुछ है नहीं, तो वो इकोसिस्टम हम लोग बिहार में क्यों नहीं डेवलप क्यों नहीं करें? लाया? जब लोग भी बिहार हाँ, के लोग ही भी हैं तो बिहार के हैं, पढ़ने वाले भी पढ़ने बिहार वाले भी के बिहार हैं, के ही हैं। पढ़ाने वाले भी बिहार के हैं। तो वो इकोसिस्टम हम लोग क्यों नहीं डेवलप करें? और इसी मोटिव के साथ कि सिर्फ़ जो प्रवास होता है वो काम के लिए ही प्रवास नहीं, पढ़ाई के लिए भी प्रवास रुकना चाहिए, माइग्रेशन रुकना चाहिए। इसी मोटिव के साथ हम लोगों ने स्टार्ट किया और उसके बाद आप देखेंगे कि काफ़ी धीरे-धीरे लोग जुड़ते गए। हम लोग को भी कोई आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला है, नहीं होने जी। वाला है। धीरे-धीरे हम लोग आगे बढ़ते गए। आज तो एक कितने लोग जुड़े हुए हैं। कारवां बनता गया और बहुत सारे स्टूडेंट्स आज सक्सेसफुल हैं लगभग सारे जगहों पे देखेंगे, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में देखेंगे, तो कोई ना कोई हमारा स्टूडेंट है जो जी। कि सरकार के अंदर वो कार्यरत अपने है, वो मुकाम पे अपने पहुँच चुके मुकाम पे हैं। पहुँच चुके हैं, जी। बिल्कुल। कोई ऐसे शिक्षक जो आपको प्रेरित किए हों, मोटिवेट किए हों, इंस्पायर किए हों, कोई ऐसे शिक्षक? देखिए शिक्षक कहा जाता है ना कि आपने भी सुना होगा कि गुरु गोविंद दोऊ खरे काकू खरा लागे गोपाल, पाओ और बलिहारी बलिहारी गुरु गुरु बात। आपने जो गोविंद दिए बताए। जी, जी। शिक्षक हर समय, हर पल, हर क्षण आपको प्रेरित करता रहता है। जो भी हर मतलब मैं अगर कभी
आँख बंद करके अपने शिक्षकों के बारे में सोचता हूँ। तो हर समय, हर स्टैंडर्ड में उन्होंने जो चीज़ें दी हैं, आज मैं उसको क्लासेस के अंदर यूज़ करता हूँ, पढ़ाने में यूज़ करता हूँ। मेरे एक शिक्षक थे 9th-10th क्लास में, अ, मेरे घर के बगल में ही रहते हैं, ठीक है? तो उनके पास मैं जब जाता था और मैथ मुझे समझने में थोड़ा मुश्किल होता था, है ना? मेरे लिए मेरे बड़ा लिए भी। बड़ा मुश्किल होता था। तो मैं जब उनके पास जाता था कि बताइए कि सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो वो पूरा समझाते थे कि ऐसे करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। सर का नाम लक्ष्मी नारायण सर था, अभी भी मैं मिलता हूँ, ठीक है? तो वो मुझे समझाते थे कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन कॉपी में वो बनाकर सॉल्व करके बनाकर नहीं सॉल्व देते। करके नहीं देते थे, हाँ, बस ऐसे बता देते बताते थे। थे और फिर वो बोलते थे, अगर मैं बहुत इंसिस्ट करता था तो वह एक स्टेप बताते थे, ठीक है? मुझे बड़ा इरिटेशन होता था कि ये क्या है, और वहीं एक दूसरे टीचर जो थे, वो टीचर क्या करते थे कि पूरा बोर्ड पे वो पूरा समझाते थे और उनके पास बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा थी और मैं जिस सर के पास जाता था, उनके पास बच्चों की तादाद बहुत कम थी। तो मैंने अपने पिताजी को शिकायत की कि सर ये ना अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, समझाते नहीं हैं। हुँ। लेकिन संयोग से क्या था, उस समय का दुर्भाग्य कहिए और अभी का सौभाग्य कहिए कि वो मेरे पिताजी के मित्र थे। तो वो अच्छा। बोले कि बाबू तुम कितना भी शिकायत करो, हमको पता है कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तुम्हारा कोई दाल नहीं गलने वाला है। जी, फिर मजबूरी में मुझे उनके पास जाना पड़ा। जाना मैं पड़ेगा। जाते-जाते धीरे-धीरे मुझे समझ में आया कि उनकी जो पद्धति थी, वो मुझे अभी भले ही खराब लग रही है, लेकिन ये एक टाइम के बाद ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वो एक थॉट प्रोसेसिंग लेकर आते थे कि देखो, सोचो, 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 सोचो। और ऐसा हुआ कि उसके बाद मुझे मैथ्स के अंदर इंटरेस्ट आने लगा। वो बताते थे कि क्या हो सकता है, ये हो हुँ। सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। और फिर मुझे धीरे-धीरे इंटरेस्ट आने लगा और 10th में मैंने बड़ा अच्छा किया, अच्छा स्कोर अच्छे किया। अच्छे स्कोर किया मैंने। मुझे हुँ। एग्ज़ैक्टली मार्क्स नहीं याद है, बट वो 90s में था, आउट ऑफ 100, 90s, 91 या ऐसा समथिंग 92 था, एग्ज़ैक्ट मुझे याद नहीं है। तो उनकी ये जो पद्धति थी ना, वो पद्धति मैं आज भी यूज़ करता हूँ। मैं बच्चों से पूछता हूँ कि अच्छा इसमें क्या-क्या हो सकता है? इसके क्या-क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं? इसके इकोनॉमिकल डायमेंशन क्या हो सकते हैं? इसके पॉलिटिकल डायमेंशन क्या हो सकते हैं? जी। और फिर वो बच्चे जब बोलते हैं, फिर उनसे मैं उनको समझाता हूँ, तो लगता ही नहीं है कि पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ लेते हैं। मतलब बेसिकली डेप्थ तक आप हाँ, जाते हैं कि क्या-क्या और हो हो सकता है, खुद सकता है, से हाँ। आप निकालो, आप निकालें। सोचो। देखिए होता क्या है ना कि आजकल आप देखोगे ना कि मार्केट में एक चीज़ चल रहा है कि मेरे क्वेश्चन से आया, हुँ, मेरे जी। नोटबुक से आया। अरे नोटबुक जो सिलेबस है उसी में से आएगा क्वेश्चन ना। आपके नोटबुक से आया वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके बच्चे ने कितना क्वेश्चन सॉल्व किया ये ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। और इस बिनाद पे मैं बोल सकता हूँ, इस जगह पे मैं बोल सकता हूँ कि मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करके आते हैं और सारे डायमेंशंस में सॉल्व करके आते हैं। क्योंकि मैं वहाँ पर उनको एक थॉट प्रोसेसिंग देता हूँ, समझाता हूँ कि ये डायमेंशन हो सकता है, ये पॉइंट हो सकता है। मैं पहले बात करता हूँ जी। और ये जो चीज़ें हैं ना, मैं अपने शिक्षक का शुक्रगुज़ार हूँ कि मैंने उनसे सीखा है। फिर उसके बाद मेरे पिताजी, वो उन्होंने भी मुझे काफ़ी पढ़ाया है। तो लगभग हर कदम पे मेरे शिक्षक ही मेरे मार्गदर्शक रहे हैं, है ना? पिताजी क्या होता है, कई बार जो आपके फ़ादर होते हैं वो आपको, मैक्सिमम लोगों को क्या करते हैं कि वो आपको सामाजिक बातें बताते हैं, जी, ठीक जी। है? लेकिन मेरे पिताजी मेरे सामाजिक बातें बताने वाले तो रहे ही हैं। उसके अलावा मेरी पढ़ाई में मेरा ऑप्शनल फ़िलॉसफ़ी रहा है यूपीएससी के अंदर जी। और वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स भी मैं लेकर आया हूँ। और फ़िलॉसफ़ी ऑप्शनल पूरा मैंने अपने पापा से पढ़ा है, पूरा। पूरा हर हाँ, चीज़। यूपीएससी का पूरा मैंने उनसे ही पढ़ा है। तो मेरे पिताजी सिर्फ़ सामाजिक क्षेत्र में ही नहीं, मेरे पढ़ाई में भी, मेरे भैया, मतलब मेरे फैमिली ने काफ़ी मुझे नर्चर करने काफ़ी में मुझे उनका ज़्यादा हाँ, योगदान का योगदान रहा बहुत है। रहा है हाँ, सपोर्ट। मुझे इस चीज़ों को समझाने में, समझने में, यूपीएससी के फ़ील्ड में उन्होंने काफ़ी योगदान दिया है और उन सभी का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आज मैं जी। इतने बच्चों को यहाँ पे पढ़ाने में सक्षम हो पा रहा हूँ। और उनको एक अभी भी इस युग में, जिस युग में आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा मतलब चीज़ों को मार्केटाइज़ किया जा रहा है, पढ़ाई को बहुत भी ज़्यादा मार्केटाइज़ हाँ। किया जा रहा है। हाँ, एंटरटेनमेंट टाइप एंटरटेनमेंट से एग्ज़ैक्टली वही एडवर्टाइज़मेंट हो रहा है हर चीज़ों का, वही मैं बैनर, वही मैं पोस्टर। वही मैं बोलना चाह रहा था कि पढ़ाई ऑनलाइन के आने के बाद क्या हो गया कि चीज़ों का मतलब पढ़ाई कोई नहीं देख रहा है। सर ये क्या कर रहे हैं? सर के पीछे कितने लोग खड़े हैं? सर कितने बाउंसर को लेकर चल रहे हैं? ये चीज़ें जी। ज़्यादा लोग देख रहे हैं और
उस समय में भी, उस परिस्थिति में भी मैं इस बुनियादी चीज़ों को ले जाने में, बच्चों तक पहुँचाने में सक्षम हो पा रहा हूँ। कई बार मुझे इसके लिए गालियाँ भी मिलती हैं, शिक्षक कम्युनिटी में भी बोलते हैं लोग कि आप एकदम सबसे कटे हुए रहते हैं, आप जी, सबसे नहीं मिलते हैं। तो मेरा ये कहना है कि शिक्षक को शिक्षक होना चाहिए सबसे जी, प्रथम। जी। शिक्षक अगर एंटरटेनर बन जाएगा, शिक्षक अगर मतलब आपका मनोरंजन करने वाला बन तो फिर जाएगा, तो इंडस्ट्री के फिर लोग क्या हाँ, करेंगे? तो फिर वो हीरो इंडस्ट्रीज़ वाले लोग क्या करेंगे? एग्ज़ैक्टली। वही मैं बोल रहा था ना, मैंने मैंने जो अपने शिक्षक की कहानी बताई कि उस समय मुझे बहुत खराब लग रहा था। मुझे वो लग रहा था कि वो टीचर अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं। जी, लेकिन आज भी आपने पूछा तो मेरे माइंड में सबसे पहले उन सर का नाम आया। क्यों आया? जी। क्योंकि मैंने सीखा है उनसे सीखा इसीलिए, है इसलिए। इसीलिए। और भी बहुत सारे शिक्षक हुए लेकिन उनका दिमाग में नहीं नाम आया। इसीलिए उनका नाम आया क्योंकि मैंने उनसे सीखा है। और यही कारण है कि उस समय तो खराब लगता है, लेकिन जो वो चीज़ें सिखा बाद में जाते हैं, समझ आती है। बाद में समझ में आते हैं। आज बच्चे को जो ऑनलाइन ड्रामा चल रहा है, उसमें एंटरटेनमेंट हो रहा है, उसमें उनको मज़ा तो आ रहा होगा, लेकिन जब उनका टाइम गुज़र जाएगा, तो फिर उनको लगेगा कि ये गलत हो गया मेरे साथ। क्योंकि देखिए, एक बात मैं बताता हूँ, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जी। ठीक है? सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, आप पूरे ज़िंदगी भर तो नहीं कर सकते हैं। हाँ, उसकी एक बिल्कुल। उम्र सीमा होती है और उस उम्र सीमा तक भी आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके फैमिली का बहुत ज़्यादा आपके ऊपर क्या होता है, प्रेशर प्रेशर होता है। होता है बहुत। और आपको फैमिली को भी आगे लेकर जाना जी, होता है ना? बहुत उम्मीदें होती हैं। तो आप ऐसा नहीं कि 35 साल तक अगर एज है एग्ज़ाम देने का तो आप 35 इयर्स तक एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऐसा नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। आपके पास एक लिमिटेड टाइम होता है, 4 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर, और उस टाइम में आपने 2 साल शुरुआत का जो सबसे एंथ्यू वाला था, जो सबसे एनर्जी वाला था, वो 2 साल आपने एंटरटेनमेंट में गुज़ार गँवा दिया। दिए। तो आपका अगला 40 साल, आपके लाइफ़ का अगला 40 साल जो है उसको आपने बर्बाद किया, आपने 2 साल नहीं बर्बाद किया है। और ये ऐसे लोग जो आज के समय में एंटरटेनमेंट करा के और अपने आप को बहुत बेहतर दिखा रहे हैं, उनसे समाज ज़रूर पूछेगा, सोसाइटी ज़रूर पूछेगा, बच्चे ज़रूर पूछेंगे, जी, जी। ठीक है? कि आपने ऐसा क्यों किया? आप एक दिन सही हाँ, टाइम आने पे ज़रूर ऐसा एग्ज़ैक्टली। और होगा। ये ज़्यादा समय नहीं है, बहुत कम समय है जब बच्चे पूछेंगे कि आपने ऐसा क्यों क्यों किया? ये किया? गलत था। आपको पढ़ाई अनुशासन की चीज़ है। आप पढ़ाते वक़्त मतलब ये क हँसी-ठिठोली और ये सब चीज़ें से आप बच्चों के अंदर जब आप ही अनुशासित नहीं रहेंगे, जी, जब जी। आपके अंदर ही आप 2 घंटे लगातार नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो बच्चे 10 घंटे कैसे लगातार पढ़ेंगे? और बिल्कुल। आज की तो मानसिकता ऐसी हो गई है कि आप 10 मिनट मोबाइल नहीं देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपका कुछ छूट रहा है। मैं जी, एग्ज़ैक्ट बता रहा हूँ, मैं अभी सही का बोल रहे हैं आप। परिदृश्य बता रहा हूँ, ठीक है? आप और उस मोबाइल में भी देखिए, आपने सोचा कभी कि ये रील्स क्यों आए इतना ज़्यादा? सोचा आपने कि क्यों रील्स आए? क्यों रील्स आए? क्योंकि अब लोगों के पास उतना पेशेंस नहीं है जी, जी, कि वो बिल्कुल। आधे घंटे कि का आधे वीडियोज़ घंटे देख तक सके, वीडियोज़ देख सके या पढ़ पढ़ सके। सके। इवन लोग अब न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ना न्यूज़पेपर नहीं चाहते, देखते रील्स के हैं। थ्रू, शॉर्ट्स के थ्रू देख लेते वो हैं। शॉर्ट्स के थ्रू वो समझना चाह रहे, क्यों? क्योंकि आपके अंदर पेशेंस की कमी हो गई है। ये जी, पूरे सोसाइटी में हो गया है पेशेंस की कमी। तो जब पेशेंस की कमी होगी तो आप 10 घंटे बैठ के कैसे पढ़ सकते हैं? और सिविल सेवा ये माँग करता है, डिमांड करता है कि आपको 10 घंटे बैठकर पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज़ नहीं होगा, आप कितना भी रील्स में देख लीजिए, आपको उससे तैयारी नहीं होने नहीं हो वाली। पाएगी। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है सर हुँ, कि जैसे बहुत लोग ऐसा होता है कि पार्ट टाइम जॉब करते हैं और सोचते हैं कि गवर्नमेंट एग्जाम या सिविल सर्विसेज जो भी है उन सब के भी प्रिपरेशन करें क्योंकि कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि बाय चांस ऐसा हुआ कि उधर से भी ना हुँ, निकले हुँ, और इधर हुँ। से भी जॉब नहीं कर रहे हो तो पता चला पूरे टाइम ऐसे ही चला रह गया, गए बिल्कुल। तो क्या आप इसमें बताना चाहते हैं क्या लोगों को सलाह देना चाहते हैं कि ऐसा करना चाहिए पार्ट टाइम जॉब के साथ देखिए साथ में हुँ, या हुँ। पूरा टाइम हुँ, हुँ। आपको या तो वो करना चाहिए या तो ये करना देखिए, चाहिए एक बात मैं बताता हूँ, पार्ट टाइम जॉब करके तैयारी करना ऐसा नहीं है कि वो पॉसिबल नहीं है। जी वो मैं सबके ऊपर क्या रख रहा हूँ, आप इस बात को समझिए। इन सभी के ऊपर आपका खुद का अनुशासन है। मैंने तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है, जो पार्ट टाइम नहीं फुल टाइम जॉब करके जॉब्स को निकाल रहे हैं। निकाल रहे हैं सिविल सेवा में और अच्छे रैंक्स के साथ निकाल रहे हैं। अभी मेरा एक स्टूडेंट है, सौरभ करके नाम है। वो पूरे दिन भर ऑफ़िस करता है और फिर शाम को 7 बजे के बाद वो मेरे पास आता है और दिखाता है कि सर मेरी कॉपी ये है, और वो मतलब फुल टाइम जॉब कर रहा है और पिछले बार उसने इंटरव्यू भी दिया है। हम्म, चलिए तो फिर तो क बहुत मतलब अच्छा पार्ट टाइम जॉब करना
या फुल टाइम जॉब करना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है कि उसके बाद भी आपका डेडिकेशन, आपका समर्पण कितना है, जी, कि डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन कितना है, डिसिप्लिन सेल्फ बेसिकली। डिसिप्लिन कितना है, कि आप कितना देर बैठ पा रहे हो। वो मैं बता रहा हूँ कि जो बच्चे 24 घंटा जिनके पास टाइम है, उससे ज़्यादा टाइम वो देता है, जबकि वो लगभग मुझे लगता है 8-9 घंटे का जॉब करता है जी, और उसके बाद उससे ज़्यादा टाइम देता है। तो ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं। अच्छा, मैं मुझे एक बात बताइए, कौन-सा ऐसा व्यक्ति होगा जो अभी के समय में 3-4 घंटे मोबाइल पे टाइम वेस्ट नहीं करता होगा? मुझे लगता है संख्या ये सैकड़ों में ही मात्र होगी। करोड़ों में ऐसी संख्या सैकड़ों में होगी। युवा आबादी की बात करें तो सैकड़ों में होगी जो कि 3-4 घंटे मोबाइल पर बर्बाद नहीं करते होंगे। तो 3-4 घंटे अगर आप काम ही कर लीजिएगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? कीजिए काम, आपके पास 24 घंटे है। 24 घंटे में आप 6 घंटे सोइए, 3-4 घंटे काम कीजिए, फिर भी इतना टाइम बचेगा। आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है कि आप उसको बेहतर तरीके से कर सकें। बिल्कुल अच्छे कर तरीके से आप सकते हैं कर मतलब सकते हैं। अगर हाँ, आप हाँ। वो सेल्फ डिसिप्लिन बस सेल्फ होना डिसिप्लिन की चाहिए, बात है कि मुझे आज ऐसे ये लोग काम कर करना सकते है, हैं। मुझे आज ये काम करना है एट एनी सर्कमस्टांसेस, मुझे आज ये करके ही सोना है। फिर जी, सुबह उठेंगे, फिर टारगेट सेट करेंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ रात को सोने से पहले, मैं हर जगह पे बोलता हूँ, हर क्लासेस में बोलता हूँ कि रात को सोने से पहले 2 काम ज़रूर करें। और आपके चैनल के माध्यम से भी सभी छात्र कम्युनिटी को बोलना चाह रहा हूँ कि 2 काम ज़रूर करें। सबसे पहले जब सोने जाएँ तो सोचें कि क्या आज का दिन मैंने सही तरीके से यूटिलाइज़ किया है या नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो अभी भी टाइम है, अपने नींद को थोड़ा-सा शॉर्ट करें, पूरा टाइम को सही से यूटिलाइज़ करके ही सोएँ। और दूसरी बात, हर अगला दिन पिछले दिन से आपका बेहतर होना बेहतर चाहिए। होना चाहिए, चाहे वो तिल भर ही क्यों ना हो, लेकिन लेकिन होना चाहिए। कुछ ना कुछ होना चाहिए। एक जो आपके अंदर जो कंसिस्टेंसी आएगी, आपके अंदर जो डिसिप्लिन आएगा, आपका खुद का जो सेल्फ असेसमेंट होगा, वो आपको निश्चित रूप से सफलता के शिखर पर लेकर जी। जाएगा। सर अगला सवाल है कि आपकी रुचि किस चीज़ में रही है पढ़ाई के अलावे और हुँ। किन चीज़ों में आपकी रुचि रही है? क्योंकि अब पढ़ाई की बातें तो बहुत सारी हो गई, जी। ऐसा भी होता है कि लोग कुछ और चीज़ में भी अपना इंटरेस्ट रखते हैं, हॉबीज़ भी होता है लोगों का। जी, जी, जी। नहीं, एक्चुअली बहुत ज़्यादा तो कुछ रहा नहीं है, बचपन से पढ़ने-पढ़ाने का ही काम रहा है। कभी जब फुर्सत मिलता है तो क्रिकेट वगैरह देख लेता हूँ, ठीक है। लेकिन मतलब मैक्सिमम टाइम जो है बचपन से ही मैक्सिमम टाइम जो है वो पढ़ने-पढ़ाने में ही रहा है। जी। और अधिकतम समय जो है वो हमने इसी में गुज़ारा है, बच्चों के साथ ही गुज़ारा है। और हमेशा कुछ न कुछ नया करना, बच्चों के लिए पढ़ाई को कभी मुझे ना अभी के समय में ना बड़ा एक अजीब सा लगता है कि जो चीज़ वास्तविकता है उससे लोग कटते जा रहे हैं, जी। है ना? आजकल अब लोग बचपन भी नहीं जीते हाँ, हाँ, हैं। बचपन भी नहीं जी रहे और जो रियलिटी है ना वो रियलिटी से दूर जा रहे हैं। मोबाइल्स ने पूरे लाइफ का जो है ना वो बंटाधार कर दिया हुआ है। जी। मोबाइल आवश्यक है, लेकिन जितना आवश्यक नहीं था उससे ज़्यादा लोगों ने इसको आवश्यक बना दिया है। कहीं न कहीं उसको नेगेटिव तरीके से हाँ, भी यूज़ नेगेटिव किया जा तरीके रहा से है। ही उसका कहीं न कहीं नहीं, नेगेटिव तरीके से ही ऑलमोस्ट। यूज़ हो रहा है। उसका सकारात्मक प्रयोग बहुत कम हो रहा है और जो लोग कर रहे हैं वो उसकी महत्ता को समझ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कोई साधन नहीं है, फिर भी वो वीडियोज़ के माध्यम से पढ़ के सफलता के शिखर तक पहुँच रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सैल्यूट है, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या कम है, ये बड़ा दुःख होता है। जी, जी। और ये इसको सरकार ने इसको क्यों किया था? क्यों सरकार ऑनलाइन चीज़ों को प्रमोट कर रही है? जी, क्यों पहले डिजिटल। इसको फ्री किया गया? डिजिटल इंडिया की बात क्यों की जा रही है? इसके पीछे का रीज़न था सरकार चाह रही थी, आप बहुत सारे स्कीम्स को देखेंगे, जी। जैसे पहले क्या होता था मनरेगा के थ्रू या किसी भी स्कीम के थ्रू जब लोगों को पैसा पहुँचाना होता था तो बीच में से उसका क्या हो जाता था, उसको कोई दूसरा व्यक्ति उसको लेकर चला जाता था, जी, है ना? जी। होता था। हुँ, हुँ। लेकिन जब से ऑनलाइन आया, तो सरकार क्या करती है, सब्सिडी को आपके अकाउंट में या आपके पैसे को डायरेक्ट आपके अकाउंट डायरेक्ट में डाल डालती देती है। है। तो वहाँ से लीकेज जो है वो कम हो गया। जी। तो वो चीज़ें जो आई थी वो लीकेज को कम करने के लिए आई थी। मोबाइल जो आया था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आया था वो क्यों आया? क्यों इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बने? क्योंकि जो बीच समाज के अंदर जो दूरियाँ थी पहले वो के समय में, गैप्स को फ़िल गैप्स को करने फ़िल के करने के लिए। लिए, लेकिन इसका क्या हो गया, दुरुपयोग हो गया। जी, जैसे जी। पहले के समय में क्या होता था, मैं एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। लास्ट ईयर 15 अगस्त पे प्रधानमंत्री ने भाषण देते हुए भी कहा था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो अवसंरचना होता है, वो सामाजिक दूरियों को कम कम करता है। कर पहले के समय में क्या होता था कि कोई फलाना कास्ट का व्यक्ति किसी बड़े कास्ट के व्यक्ति के घर पे चला गया, तो उस जगह को धोया जाता था, धोया है ना? जाता था। होता था। जी, जी। अब आप गाड़ियों पर बैठते हैं, आपको तो पता नहीं कि आपसे पहले कौन-सा कास्ट का कौन व्यक्ति कास्ट बैठा का है, बैठा तो है। आप उसको गाड़ी को जाकर तो धोएँगे नहीं। जी। चाहे आप एरोप्लेन से भी चल रहे हों, आपके पहले कौन बैठा है वो तो आपको वो पता तो नहीं पता है। नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो सामाजिक दूरी थी, विषमताएँ थी,
लोगों के बीच में जो एक था कि नहीं ये बड़ा जाति, ये छोटा जाति, छोटा। ये सब खत्म हो गया। तो अवसंरचना या फिर जो भी मोबाइल जी। से ये पॉजिटिव वे में आया था, लेकिन उसका एक निगेटिवली यूज़ किया गया। एंड आज के समय में ये काफ़ी, मैं सभी गार्जियंस को बोलना चाहूँगा, सभी गार्जियंस को सलाह देना चाहूँगा कि मोबाइल से बच्चों को दूर रखें और इसका सकारात्मक उपयोग करें। ठीक है, बिना मोबाइल के भी पढ़ाई हो सकती है। ये जो आजकल बोलते हैं बच्चे की ऑनलाइन पढ़ाई करना है, वो बिना हाँ। मोबाइल के भी हो सकती है, आप उनसे दूर रखें। निश्चित रूप से बच्चे के अंदर एक सकारात्मक मानसिकता को इनकलकेट करें। एक सफलता जो है ना आपकी राह देख रही है, कॉम्पिटिशन, लोग बोलते हैं कि कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, मैं ये बोलता हूँ कि कॉम्पिटिशन घट गया है। कॉम्पिटिशन इसलिए घट गया है कि संख्या बढ़ गई है, लेकिन एक डेडिकेशन, रिसोर्सेज बढ़ सीरियसनेस गए, जो है वो सीरियसनेस जो है कम है। वो घट गया है। रिसोर्सेज इतने बढ़ गए हैं, पहले इतने रिसोर्सेज नहीं थे, बुक्स वगैरह इतने अवेलेबल नहीं थी, इतने अच्छे बुक्स अवेलेबल नहीं थे। लेकिन जो एक और देखेंगे आप, मेरा कई सारे स्टूडेंट्स हैं कि एक बार जब सफलता मिलना शुरू होता है, तो हर जगह पे जितने एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, सारे एग्ज़ाम्स में वो सफल हो रहे हैं। जी। तो जब आप एक क्षमता को पूरा कर लेते हैं, जब आप उस लेवल पे पहुँच जाते हैं, जिस लेवल से आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है, उसके बाद आप देखेंगे कि कॉम्पिटिशन है ही नहीं। जी। कॉम्पिटिशन वहाँ पे है, जहाँ पे आप जो एक स्टैंडर्ड चाहिए, उस स्टैंडर्ड को आपने पाया नहीं। उस स्टैंडर्ड को पाने के बाद आपके पास कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। आप देखते होंगे, आपने भी सुना होगा कहीं न कहीं कि एक बार कहीं पे एक किसी का सिलेक्शन हुआ, उसके बाद देखते होंगे कि उसका सब जगह पे सिलेक्शन सब होता है। हर जगह पे। आपने ऐसे एग्ज़ाम्पल्स जी, देखा होगा। बिल्कुल मतलब बैंक पीओ का भी एग्ज़ाम दे रहे हाँ, हैं, फिर उसके बाद अलग-अलग जितने हर भी जगह एग्ज़ाम पे दे है, रहे हैं सबका सिलेक्शन हो सब रहा है। जगह क्यों हो हो रहा रहा है है। ऐसा? क्योंकि उसने वो जो लिमिट था, उस लिमिट को पार कर लिया, उतना उसको नॉलेज हो गया। अब कोई भी वहाँ पे कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, वहाँ पे जी, कोई भी एग्ज़ाम आएगा, वो क्रैक कर पाएगा। जी। तो ये है। जी। आपने जैसा बोला यूपीएससी का हुँ, आपने भी हुँ, हुँ, प्रिपरेशन हुँ, किया। हुँ, हुँ। तो बचपन से ही वैसा आस-पास में माहौल था क्योंकि आपने इंजीनियरिंग की भी बात जी, की। जी, जी। तो अचानक से यूपीएससी की तैयारी तो ये कैसे हुआ? बचपन से ऐसा माहौल था? देखिए, यूपीएससी बिहार में अगर आप देखेंगे तो प्रत्येक बिहारियों का कहीं न कहीं जो भी तैयारी करते हैं उसके बैक ऑफ द माइंड लास्ट में एक बार ज़रूर रहता है कि मुझे यूपीएससी करना है। इनफैक्ट आप नॉर्दर्न इंडिया में देखेंगे तो सबके माइंड में जो तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसको रहता है कि नहीं यूपीएससी करना है। एक समाज में आप देखेंगे ना कि ये एक ऐसा चीज़ है, जो लोगों को अट्रैक्ट करता है, पावर पावर है, प्लस। उसके बाद आप देखेंगे कि पहचान है, लोगों को अब आप कोई भी दूसरा चीज़ करें, आपको लोग नहीं पहचानेंगे। लेकिन कल आपका यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया, पूरा सोसाइटी आपको जान जाता है। जान जाता है। तो एक लोगों के बीच में पहचान जो है, वो पहचान इससे बनती है और वही मैं भी उसी बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मेरे पास भी था कि नहीं, मुझे भी करना है और अब मेरा थोड़ा ह्यूमैनिटीज़ वाला जो सब्जेक्ट था, उसमें इंटरेस्ट बचपन से था। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तो वहाँ से सब लोग बोलते भी थे कि इसको जो है ना साइंस में मन नहीं लगता है, ये पक्का जो है बाद में यूपीएससी का यूपीएससी का प्रिपरेशन करेगा। प्रिपरेशन तो करेगा। भले ही मैंने इंजीनियरिंग किया लेकिन एक इंटरेस्ट जो था वो अ, था कि मैंने शुरू में बोला था कि मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, तो लोगों ने बोला, आस-पास के लोगों ने कि एक पहले नौकरी ले लो, इंजीनियरिंग कर लो, तब उसके फिर बाद बाद में करना। तो वहाँ से इंजीनियरिंग में जाने के बाद जब मुझे धीरे-धीरे चीज़ें मिलने लगी, मैं रूबरू होता गया, मैं जानने लगा क्योंकि उस समय जब मैंने किया था उस समय इतने ऑनलाइन रिसोर्सेज भी कोचिंग्स, अवेलेबल क्लासेस नहीं थे। वगैरह हाँ, नहीं थे। तो धीरे-धीरे समझ में आने लगा कि नहीं ऐसा कर सकते हैं और फिर आप जब आप ठान लेते हैं ना तो आपको रास्ता मिल ही जाता मिल है। ही जाता है। तो जी। फिर एक सीनियर मेरे कॉन्टेक्ट में है जो कि यूपीएससी का मेंस लिख चुके थे। मैं आपको बताऊँ कि उनसे मिलने के लिए मैं उनके घर पे 10 या 11 बार गया था। जी। ठीक है? कि कैसे तैयारी करना है। 11 बार मैं उनके घर पे गया था, वो मिल नहीं पा रहे थे और मैं हर बार ऑन एन एवरेज कम से कम 3 घंटा बैठ कर आता था, ठीक है? कि उनसे पूछूँ कि क्या करना है? फिर उनसे मिला, फिर उन्होंने किसी और का रेफ़रेंस दिया जो कि इंटरव्यू दिए हुए थे। फिर धीरे-धीरे मुझे भी समझ में आने लगा। फिर मैं इंस्टीट्यूट में गया, तैयारी किया, फिर मुझे भी समझ में आने लगा कि ऐसा ये ये फ्रेमवर्क है, ऐसे ऐसे करना है। होना जी, चाहिए। जी, जी। सर अगला सवाल है कि आज के टाइम पे आज के जो बच्चे हैं उनको आप करंट अफेयर्स के लिए क्या सुझाव देना चाहते हैं? क्योंकि करंट अफेयर्स में बहुत लोग अटकते हैं। हुँ, हुँ। किसी-किसी का इंटरेस्ट होता है और किसी-किसी का इंटरेस्ट नहीं होता है। न्यूज़पेपर पढ़ना बोरिंग लगता है, न्यूज़ सुनना बोरिंग लगता है। तो कहाँ से वो क्या मतलब वो
कैसे तैयारी करें करंट अफेयर्स की? सुनना बोरिंग लगता है, क्यों सुनना बोरिंग लगता है? इसके पहले इसके पीछे के कारणों को समझते हैं। आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा ना, पहले तो कि न्यूज़पेपर या न्यूज़ सुनना किसी को बोरिंग नहीं लगता है, मैं आपको बताता हूँ। आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट रहेगा ना, उस चीज़ में का न्यूज़ आपको कहीं चलते हुए भी दिख जाएगा, और जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, उसमें आपके सामने भी वो रखा रहेगा तो वो नहीं दिखेगा, ठीक है? जैसे कोई बच्चा अगर क्रिकेट देखता है, तो पेपर आएगा ना, तो सबसे पहले वो पेपर में क्रिकेट की न्यूज़ देखेगा। अगर कोई को मान अपने लीजिए, इंटरेस्ट हाँ, के हिसाब से। इकोनॉमी की चीज़ें समझ में आती हैं, तो वो सबसे पहले शेयर मार्केट वाला चीज़ देखेगा। तो ऐसा होता ही नहीं है कि आपको बोरिंग लगता है। आपको उसके बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता है, इसीलिए आपको बोरिंग लगता है। तो अगर किसी को करंट अफेयर्स की तैयारी करना है, तो प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग सीधे करंट अफेयर्स पे जाते हैं। अगर आप विषय समझ लें, जी। विषय को समझ लें, जान लें, अगर लिखा हुआ है एफडीआई लिखा हुआ है, अगर आपको एफडीआई के बारे में पता ही नहीं है, तो बोरिंग लगेगा ही। लगेगा ऑब्वियसली। आपको सहकारी संघवाद लिखा हुआ है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म लिखा हुआ है पेपर में, आपको पता ही नहीं है संघवाद क्या है, तो आपको ऑब्वियस सी बात है बोरिंग बोरिंग लगेगा। लगेगा। कार्यपालिका लिखा हुआ है, आपको बोरिंग लगेगा। आपको जब उसके बारे में समझ में आ जाएगा, कुछ बोरिंग नहीं लगेगा। तो आप बेसिक तैयारी करें। बेसिक तैयारी करने के बाद जब आपको बेसिक सब्जेक्ट्स जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, अगर आपका प्रिपेयर हो जाएगा, उसके बाद करंट अफेयर्स बोरिंग नहीं लगेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। जी। बोरिंग तभी लगता है जब आपको जब आप उसकी उस चीज़ जानकारी नहीं को होती नहीं है, जान रहे नहीं होते। होती है। एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ। जैसे मुझे क्रिकेट देखने में अच्छा लगता था, देखने में, समझने में, लेकिन मेरे पिताजी को एकदम अच्छा नहीं लगता था। ठीक है? तो हम लोग साथ में तैयारी करते थे, पेपर आया, हम तैयारी करते थे, वो मुझे पढ़ाते थे, पेपर आता था सुबह में, तो पेपर आया तो मैं पहले क्रिकेट वाला पन्ना पलट के देखना शुरू करता था, और वो उस पन्ना को देखना नहीं चाहते थे। तो इंटरेस्ट की बात है, अगर जी। उनका इंटरेस्ट होगा तो वो देखेंगे, नहीं होगा तो नहीं देखेंगे। तो ये बोरिंग लगता ही नहीं, होता ही नहीं है, तो बोरिंग होता ही नहीं तो लगेगा कैसे? लगेगा कैसे? जी। जी। सर, सेल्फ स्टडी कितना इम्पोर्टेंट है यूपीएससी की प्रिपरेशन में, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सेल्फ स्टडी कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? सेल्फ स्टडी ही इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेल्फ नहीं, स्टडी। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वो टाइम नहीं, जैसे वो बैठे तो पढ़ने के लिए, लेकिन वो पढ़ नहीं पाते हैं। सेल्फ स्टडी, बहुत लोग ऐसा होता है नाम का सेल्फ स्टडी है बट वो कर नहीं पाते हैं। उनको कोई मोटिवेशन चाहिए, उसके बाद वो सेल्फ स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद कंसिस्टेंसी, उनका जो है पेशेंस लेवल जो है वो घटने लगता है। हुँ, हुँ, तो हुँ। इसके लिए आप बताइए? देखिए, है क्या कि आपने जो बोला कि मोटिवेशन, तो पहले मैं एक-एक करके आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ, ठीक है? मोटिवेशन अगर आप भारे पर लेकर आएँगे, ठीक है? तो वो ज़्यादा दिन नहीं नहीं टिकेगा, टिकेगा। एकदम नहीं टिकना है वो। आप अगर ये काम कर रहे हैं, या मैं आज ये काम कर रहा हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है इसीलिए मैं काम कर रहा हूँ। अगर मैंने किसी को देखकर ये काम शुरू किया होता, तो 2 एक साल, 1 टाइम के साल के बाद बाद मैं कहता कि अब अब मुझसे नहीं ये होगा। नहीं होगा। आप आज ये काम कर रहे हैं और पिछले कई सालों से कर रहे हैं, इसका मतलब ये आपका इंटरेस्ट है। आपने किसी को देखकर भारे पर ये मोटिवेशन लेकर नहीं आए। तो सेल्फ मोटिवेशन इज़ द बेस्ट मोटिवेशन। आप किसी को देखकर कुछ समय के लिए मोटिवेट हो सकते हैं। जी। मोटिवेशन जागृत करने के लिए किसी को देखना ज़रूरी है, लेकिन आप हमेशा चाहेंगे कि दूसरे को देखकर आप मोटिवेट होते रहे, तो हो ही नहीं सकता है, पहली बात। ठीक है? तो मोटिवेशन कहीं दूसरे जगह से उधारी पे या भारे पे नहीं नहीं। लाया जा सकता है। देखिएगा, कोई बच्चा है, वो खुद ब खुद पेंटिंग कर रहा है। उसको किसी ने बताया भी नहीं, लेकिन वो दिन भर बैठ के, वो अच्छा पेंटिंग भी नहीं कर रहा है, लेकिन वो दिन भर बैठ के पेंसिल लेकर वो कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ बना कर रहा है। रहा है। वो उसके अंदर का इनर मोटिवेशन है, वो किसी से देखकर नहीं लाया है। दूसरी बात कि हम लोग क्यों नहीं कंसिस्टेंसी बना के रख पाते हैं? क्यों हम लोग सेल्फ स्टडी पे बहुत ज़्यादा देर तक बेस्ड नहीं रह पाते हैं? क्यों ऐसा होता है? इसको समझने की आवश्यकता है। इसके पीछे का जो मुख्य कारण है वो ये है कि सेल्फ स्टडी तब तक आपको बेहतर नहीं लगेगा जब तक आपको वहां से कुछ चीजें समझ में ना आने लगे। नहीं। सारा गेम वहीं पे है। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो आप किसी इंस्टीट्यूट का हेल्प ले सकते हैं। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, यूट्यूब का हेल्प ले सकते हैं, किसी सीनियर का हेल्प ले सकते हैं। आप वहां से उन चीजों को समझ सकते हैं। आपको पहली बार जब आप बुक पढ़ेंगे ना, तो लगेगा क्या कि आपने पूरा पढ़ लिया, और आप जी। उसको 2-3 दिन के बाद पढ़ना, तो आपको लगेगा कि क्या मैंने सच में ये बुक पढ़ा है? अगर आप खुद से ऑनेस्ट हो तो। जी। और ऐसा किसी एक के साथ नहीं होता है, ऐसा बहुतों के साथ। सभी के साथ होता है, बहुतों के साथ नहीं, सभी के साथ होता है। जब आप पहली बार पढ़ेंगे, तो पहली बार
वो आपको इंटरेस्ट क्रिएट करके तुरंत में नहीं देगा। पहली बार आपका डिसिप्लिन वो सब्जेक्ट आपका कंप्लीट कराएगा, लेकिन उसके बाद जब आप उसके विषय की गहराई पे जाते जाएंगे, तब आपको वहाँ से इंटरेस्ट क्रिएट होना शुरू होगा कि अच्छा इसके पीछे का कारण क्या रहा होगा, क्यों ऐसा रहा हो? तो पढ़िए, पहली बार पढ़ के पूरा सबसे पहला जो मोटिवेशन होता है ना, वो क्या होता है पता है? सब्जेक्ट को खत्म करने का। तो आपको समझ में आए या नहीं आए, आपको पहले उस बुक को उठाकर उसको कंप्लीट करना। कंप्लीशन सबसे बड़ा आपका ये है, मोटिवेशन है। तो सब्जेक्ट उठाइए, उसको खत्म कीजिए। मुझे पता है 10% से ज़्यादा नहीं समझ में आएगा। अगली बार फिर से उसको बहुत कम दिन के अंदर, जैसे आज पढ़ा तो 7 दिन के अंदर पढ़िए। ये स्टडी का रूल है। और ये बातें ना तो कोई बताता है, ना आजकल कोई सुनना चाहता है। बस यही सब सुनना चाहते हैं कि ये हुआ, वो हुआ। अब मतलब आजकल सब कुछ के अंदर ग्लैमर आ गया है, ठीक है? पढ़ाई को भी पूरे तरीके से ग्लैमराइज़ किया जा रहा है। ये बेसिक बातें समझिए। आपने क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा पूछा है कि बहुत ज़्यादा नहीं रह पाता है, कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती। क्यों नहीं रह पाती है? क्योंकि हमें नहीं पता है कि कैसे प्रोसीड करना है। आपने 2 लाइन पढ़ा, 3 घंटे पढ़ा, उसके बाद आपका माइंड बोर होने लगेगा। लेकिन अगर आपको हाँ, ये कर ले, लेकिन अगर आपको ये पता है कि मुझे समझ में आए या नहीं आए, फर्स्ट स्टेप मेरा क्या है कि मुझे ये टॉपिक खत्म करना है। फर्स्ट स्टेप, चाहे वो समझ में आए या नहीं आए, मैं गारंटी बोलता हूँ 10% से ज़्यादा नहीं समझ में आएगा। अगर किसी ने आपको समझा दिया तो वो 50% से ज़्यादा हो सकता है, अगर नहीं समझाया तो वो 10% से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर आपने उसको कंप्लीट कर लिया ना, तो एक जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो आपका काफ़ी बढ़ जाएगा कि नहीं, मैंने इसको पढ़ लिया है। ये कॉन्फिडेंस फिर आपको अगली बार 7 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर उसको पढ़ने का कोशिश करें। जब आप पढ़ेंगे, अब जो टर्म नहीं समझ में आ रहा उसका, अब तो गूगल है, अब तो यूट्यूब है, कहीं से भी आप उसको देखें, उसको लिख लें वहाँ पे। अगली बार भी आपको 20% से ज़्यादा नहीं समझ में आएगा। उसके बाद जब थर्ड राउंड आप उसको पढ़ेंगे 15 डेज के अंदर, तब वो चीज़ें आपकी होने लगेगी। फिर वो आपको इंटरेस्ट जनरेट होने लगेगा। इंटरेस्ट सीधे नहीं आता है। आप जो सोचेंगे कि मैं बैठा और इंटरेस्ट आ जाएगा, तो नहीं आता। आपको धीरे धीरे वो जनरेट करना पड़ता है। और आपके पास, अगर आप बैठेंगे नहीं ये सोचकर कि मुझे तो ये करना ही है, आई डोंट हैव द अदर ऑप्शंस, कि नहीं मैं ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, मुझे यही करना है, उसके बाद इंटरेस्ट आएगा। ठीक है? कई बार ऐसा होता है ना कि आप सुनते होंगे कि आ, कोई काम किसी व्यक्ति ने मजबूरी में शुरू किया, और फिर वो धीरे धीरे उसमें इतना इंटरेस्ट आ जाता है कि वो उस काम को छोड़ना ही नहीं चाहता है। जी। कई जगहों पे आपने देखा होगा कि जब किसी जगह पे आप एक, हाँ, मैंने एग्जांपल देखा था किसी मूवी में या कहीं पे, कि जेल में किसी को रखा गया था, कैदी को, और उस समय वो बड़ा परेशान होता था। और फिर धीरे धीरे वहां पर उसका ऐसा ग्रुप बन गया कि जब उसका सजा खत्म हुई तो वो जाना नहीं चाहता था जेल से, है ना? तो ये आपको शुरुआत में लगेगा, और वही जो होता है ना, उसी को कहते हैं कि ब्रेक द आइस, कि शुरुआत करना। अब विल बिगिन इज हाफ डन। आपने शुरुआत कर दिया, पढ़ लिया, उसके बाद आप पूरा कर लोगे, ये कंफर्म है। लेकिन वो शुरुआत ही करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। नहीं कर पाते लोग, और वहीं पे मैक्सिमम लोग फेलियर हो जाते हैं उस काम को करने में। तो सर फेलियर से ये बताइए कि फेलियर का सामना कैसे करें? असफलता जो है उसका सामना कैसे करें? बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो मतलब असफलता को देखते हैं, तो उसको फेस कैसे करें? आपने भी सुना ही होगा कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। ठीक वो है? हो नहीं पाता ना नहीं, नहीं, लेकिन। आपको तो स्वीकार करना पड़ेगा ना कि असफलता क्या है। आपने तो असफलता को कोई सामाजिक पैमाने से देखने की आवश्यकता नहीं है। जी। असफलता को किसी दूसरे के पैमाने से देखने की आवश्यकता नहीं है। क्रिकेट की भाषा में ही बोलें तो किसी के लिए 100 रन मार देना में 100 में 99 पे आउट हो गया, तो वो उसके लिए असफलता है। लेकिन वही एक बॉलर है, वो अगर 20 रन भी मार देता है तो उसके लिए वो सफलता है। तो असफलता और सफलता पर्सन पे, टाइम पे, स्पेस पे डिपेंड करता है। तो असफलता को सबसे पहली बात है कि आपको उसे स्वीकार करना पड़ेगा कि मैंने ये टारगेट लिया था और मैंने अगर इसे कंप्लीट नहीं किया, वो मेरे लिए असफलता है। जी। आप एग्जाम को पास करना असफलता मानते हैं तो वो गलत है, या असफलता मानते तो वो गलत है। आपके लिए सफलता या असफलता आपके टारगेट्स को फुलफिल करना है। आपने जैसे उसको फुलफिल कर लिया तो आगे के टारगेट्स खुद ब खुद फुलफिल होते जाएंगे। जी। और असफलता एक पैमाना है जो कि सोसाइटी ने सेट किया है। असफलता आप खुद के लिए सेट करेंगे तो आप असफल होंगे ही नहीं। जी।
सर अगला सवाल है कि जैसे आपकी नज़र में हुँ। सक्सेसफुल एस्पिरेंट जो होते हैं उनकी कोई खास क्वालिटी ऐसा अगर है तो बताइए? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है कि जितने भी छात्र जो सफल हुए हैं, सबके अंदर जो एक क्वालिटी थी, वो थी कि हार न मानने की प्रवृत्ति। जी। होगा, कैसे होगा पता नहीं है, कितने दिनों में होगा पता नहीं पता है, नहीं, बस कुछ भी हो जाए, लेकिन होगा। मुझे लगा रहना है और जहाँ कमी दिखी, उस कमी में इस बार सुधार करना है। और ये जो प्रवृत्ति के साथ जितने भी छात्र रहे, उन सभी छात्रों ने सफलता अर्जित की। कुछ भी हो जाए, मुझे छोड़ना नहीं है। जी। एक दृढ़ निश्चय परसिवरेंस जो होता है मतलब कि ज़िद, हाँ, जिद, जुनून। हाँ, जुनून कि नहीं, मुझे तो करना है। अब क्या करना है, इस बार नहीं हुआ तो फिर अगले बार करना है। जी। तो ये मैंने सारे छात्रों में कॉमन देखा है और इस समय, इस टाइम पे फैमिली, फ्रेंड्स और जो आपके फैकल्टीज़ हैं, जो आपके टीचर हैं, जो आपके मेंटर हैं, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। कोई भी बच्चा, कोई भी बंदा अगर तैयारी करने उतरा है, तो कुछ ना कुछ जिद और जुनून लेकर ही उतरा है। जी। और जब आप रास्ते पे चलते हैं, थकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, एक ऐसा समय आता है जब आपको लगता है कि मेरे से नहीं होगा। नहीं हो लेकिन पाएगा। उसी समय जो मेंटर होते हैं, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उनको ये बताना कि आपने लौटने में जितना समय लगेगा, उतना ही समय में आप सक्सेसफुल हो जाएँगे। जी। आप अपने मुकाम पे पहुँच जाएँगे, इसलिए आपको लौटने में भी उतना ही एनर्जी लगेगा, वेस्ट हो जाएगा। आपको थोड़ा और आगे बढ़ना है, टेक ए स्मॉल पॉज़, समय लीजिए, फिर आगे बढ़िए। जी। डेफ़िनेटली आपका जो है मुकाम आपको मिलेगा, आपका लक्ष्य को आप हासिल कर पाएँगे। हासिल कर पाएँगे। एजुकेशन में रिज़र्वेशन जो है, हुँ, हुँ, उसको हुँ। लेकर बहुत शिकायत रहती है छात्रों को। तो हुँ, हुँ। आपका इस पर क्या है? देखिए सबसे पहली बात है कि रिज़र्वेशन जो है, ये कई आधारों पे मिला हुआ है, ठीक है? जी। आप देखेंगे कि समाज में कई सारे ऐसे लोग थे जो कि बहुत समय से, जी। बहुत काल से उस समाज वो जो समाज थे वो मुख्यधारा से हुँ। पीछे थे। तो ऑब्वियस सी बात है, निश्चित रूप से उन्हें रिज़र्वेशन मिलना चाहिए क्योंकि उनका उतना मानसिक विकास नहीं हुआ, उनको उतने अवसर नहीं मिले। तो निश्चित रूप से रिज़र्वेशन की जो पद्धति है, रिज़र्वेशन का जो सिस्टम है, ये सिस्टम समाज में इक्वलिटी लाने के लिए है और अगर इक्वलिटी लाने के लिए, समाज में समानता लाने के लिए अगर कोई कार्य किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से वो बेहतर है। कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पे हमें भी लगता है या किसी भी एस्पिरेंट्स को लगता है कि नहीं, ये मेरे साथ गलत हो गया। कभी ऐसा होता है कि उतना ही मार्क्स लाकर हाँ। कोई बच्चा सक्सेसफुल हो गया और उतना ही मार्क्स लाकर किसी दूसरे का चयन नहीं हुआ, तो उसे बुरा लगता है। लेकिन आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि जिसका चयन हुआ है, उसका बैकग्राउंड कैसा रहा है, कितने दिनों से वो जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए थी, वो फैसिलिटीज़ उसको नहीं मिली है। तो ये एक ब्रॉड मुद्दा है, इस पे तो काफ़ी सारी चर्चाएँ होती रहती हैं। लेकिन रिज़र्वेशन के पद्धति पे प्रश्न उठ सकता है, रिज़र्वेशन किस तरीके से मिलना चाहिए, उस पे प्रश्न उठ सकता है। लेकिन रिज़र्वेशन मिलना चाहिए, इस पे कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए। ये मिलना चाहिए और जो भी समाज के पिछड़े तबके के लोग रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल रूप से हों, चाहे वो सोशल रूप से हों, सामाजिक रूप से हों, उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए रिज़र्वेशन की जो व्यवस्था है वो बेहतर व्यवस्था है, उसे किया जाना चाहिए। जी। तो सर अगला सवाल है हमारा कि प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस जैसे है आपका ही है हुँ, हुँ। परफेक्शन आईएएस, हुँ, तो वो इतने हज़ारों बच्चों को हर साल मतलब इतना आगे तक बढ़ाती है, हुँ, हुँ। उनके मुकाम तक उनको ले जाती है। तो इसमें गवर्नमेंट का भी कोई सपोर्ट होना चाहिए, क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए निश्चित रूप से एक इकोसिस्टम होना चाहिए, ठीक है? गवर्नमेंट की तरफ से क्योंकि आप देखेंगे कि जो बेसिक स्टडीज़ हैं वहाँ पर तो गवर्नमेंट का जी। इकोसिस्टम है। लेकिन मुझे तो सबसे पहले तो ये लगता है ना कि मेरे पास जब बच्चे आते हैं, तो सबसे पहला तो सपोर्ट गवर्नमेंट ये करे कि जो अ, स्कूल्स हैं, जो जी। कॉलेजेस हैं, उसमें पढ़ाई की व्यवस्था बेहतर करके दें। आप अगर पढ़ाई की व्यवस्था वहाँ पर बेहतर करके देंगे तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। जी, जी। स्कूल से मतलब डिग्री लिए हुए बच्चे हैं और मैं जब कॉपी चेक करता हूँ तो उनको लिखने नहीं आ रहा है। जी। तो अगर उनका बेसिक स्टडीज़, बाद की बात तो छोड़े, वो तो बाद की बात तो बाद में करेंगे कि कॉम्पिटिशन के स्तर पर गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं। जी। लेकिन पहले जहाँ इकोसिस्टम बना हुआ है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, जहाँ बच्चे जाते हैं, वहाँ अगर पढ़ाई की व्यवस्था और दुरुस्त हो जाए, ठीक है? अच्छे लोग वहाँ पे पढ़ाने वाले हों, उसकी एक मॉनिटरिंग प्रॉपर हो,
तो निश्चित रूप से जब बच्चे यहाँ पर कंपटीशन की तैयारी करने आते हैं तो हमारे लिए थोड़ा काम आसान हो जाएगा। और बच्चे क्या सोच कर आते हैं कि मैंने तो ग्रेजुएशन में इतना मार्क्स लेकर आए हैं, मैं तो ये करके आया हूँ। और इतना करके आने के बाद फिर मेरा जब वहाँ पर मैं हमारे पास आते हैं उनको लिखने नहीं आता है, तो उनको लगता है कि हाँ, नहीं मुझे आता तो कैसे कैसे मार्क्स आ गया कैसे इतना? मार्क्स आ गया? वो इस बात को मानने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। ठीक है? तो अगर अब एक बात मैं बताता हूँ, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा बात है जी। कि आप देखेंगे ना कि 90s में 1990s में, 95 में, 1980s में बिहार से ना बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन यूपीएससी के अंदर होता था। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनते थे, आईआरएस बनते थे। क्यों ऐसा था? उस समय तो कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस नहीं थे। जी। आप देखेंगे कि हमारी जो शिक्षा पद्धति थी यूनिवर्सिटीज़ में वो जी, जी, बिल्कुल। इतनी बेहतर थी कि सीधे बच्चे यहाँ से ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट होते थे और बड़े-बड़े पदों पे वो नियुक्त होते थे। बड़े-बड़े पदों पे जाते थे। तो अगर हमारा बेसिक पढ़ाई बेस जो है हाँ, नीचे से बेस ही। अगर सही होगा तो बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस की भी आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद उनका जब स्टैंडर्ड सही होगा, नॉलेज सही रहेगा, तो बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हम लोगों के का भी काम आसान हो जाएगा। अभी तो कई बच्चे आते हैं जिनको लिखने नहीं आ रहा है। अब वो सिविल सेवा की तैयारी करने आए हैं और वो सोच रहे हैं कि 1 साल में मेरा निकल सिलेक्शन जाए, हो हो जाए। जाए। तो वो तो आपको टाइम देना पड़ेगा। होगा, आपका भी सिलेक्शन होगा लेकिन आपको समय देना समय पड़ेगा। मैं देना कॉपी से पड़ेगा। करता हूँ, उनको सही से लिखने नहीं आता है, उनको पता नहीं है कि है के बाद अगर की लगा हुआ है तो वहाँ पूर्ण विराम नहीं देना है। बेसिक चीज़ें नहीं पता है कि हर्षिकार से कहाँ लिखना है, दीर्घिकार से कहाँ लिखना है। इंग्लिश में जो वर्ड्स हैं, स्पेलिंग है वो नहीं हो रहा है, तो बड़ा मुश्किल होता है वहाँ पे। वहाँ जी। पे बहुत मुश्किल होता है चीज़ों को आगे बढ़ाना। जी, तो कभी ऐसा भी हुआ है सर, जैसे ऐसे कोई स्टूडेंट आए, ऐसा कोई छात्र आया जो जिनको सच में बिल्कुल ऐसा सच में दिख रहा हो कि हाँ, इसे बिल्कुल कुछ नहीं आता हो। हुँ, हुँ। लेकिन उनकी चाहत है कि वो यूपीएससी क्रैक करे या बीपीएससी क्रैक करे। हुँ, हुँ। तो कभी ऐसा लगा, आपने कभी ऐसा होता है कभी-कभी पर्सनली जाकर आपने बताया कि नहीं आप कुछ और की तैयारी करो, ऐसा कभी आपने किया या कुछ? देखिए उसको आता नहीं है वो ओके है, लेकिन आपने जो बात बोला दृढ़ निश्चय का कि उसने दृढ़ निश्चय किया हुआ है कि नहीं मुझे सिलेक्शन तो लेना ही है। अगर दृढ़ निश्चय है तो होगा, समय लगेगा लेकिन होगा लेकिन होगा। लेकिन उनको ये मैं ज़रूर बताता हूँ कि बाबू तुमको समय लगेगा और मेहनत बहुत और तो मेहनत हो। बहुत करना पड़ेगा। ये मैं डेफ़िनेटली उनको बताता हूँ, पर्सनली उनको बताता हूँ कि तुमको समय लगेगा। तुम ये जो सोच रहे हो कि 6 महीने में हो जाएगा, वो नहीं होगा। तुमको 2 साल, 2.5 साल का समय लगेगा और तुम लगे रहोगे तो सिलेक्शन होगा भी। लेकिन ऊपर जो चाह रहे हो कि सुपरफिशियल तरीके से कुछ देख लें, कुछ ऐसे उधर-उधर कर लें, तो वैसे सिलेक्शन नहीं वैसे नहीं होगा। होगा। अब वैसे तो किसी का भी सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन के लिए आपको करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा, तभी जाकर सिलेक्शन होगा, ऐसे नहीं। जी, जी। जी। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसको सपोर्ट करते हैं? मतलब पढ़ाई के लिए ऑनलाइन को सपोर्ट करते हैं या ऑफलाइन डिजिटली, मतलब ऐसा लोग जाके पढ़े ऑफलाइन में, या ऑनलाइन को आप सपोर्ट करते हैं? मैं पढ़ाई को सपोर्ट करता हूँ। चाहे वो आप ऑनलाइन करें, ऑफ़लाइन करें, आप कैसे भी पढ़ें, मेरा सपोर्ट पढ़ाई को है। मेरा सपोर्ट जी। शिक्षा को है। मेरा सपोर्ट उन बच्चों को है जो बच्चों के पास अवसर नहीं है, फिर भी वो मेहनत कर रहे हैं। मेरा जी। सपोर्ट उन बच्चों के लिए है, जिनके पास सुविधा नहीं है, जो बिल्कुल गरीबी के हालात से निकले हैं। मेरा सपोर्ट उन बच्चों को है जिनके बारे में लोगों ने कहा कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। मेरा सपोर्ट उन सभी छात्रों को है जो कि आज कई क्षेत्रकों में लड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कोई परिवार से लड़ के, कोई समाज से लड़ के, कोई गरीबी से लड़ के, कोई अपने शारीरिक दिव्यांगता से लड़ के। जी। एक छात्र थी उसका यूपी पहले तो बीपीएससी हुआ और उसका फिर बाद में यूपीएससी भी हुआ। अंजलि नाम था उसका और उस वो दोनों ही आँखें उसके पास नहीं थी, ठीक है? और किसी डॉक्टर की गड़बड़ी की वजह से जो है उसके वैसे हो। दोनों आँखों की रोशनी चली गई थी। फिर भी उसने मेहनत करके यूपीएससी निकाला, यूपीएससी निकाला, जी। बीपीएससी ही नहीं यूपीएससी भी निकाला। तो वो मेरा जुनून छात्र होना हाँ, चाहिए जुनून होना ऐसा। चाहिए। मेरा उन सभी छात्रों को नमन है, उन सभी पेरेंट्स को नमन है, मेरा उन सभी सिस्टम को नमन है, जो बच्चों को उस अवसर को प्रदान करते हैं। रही बात ऑनलाइन और ऑफ़लाइन की, जी। तो जनरली अगर हम लोग बात करें, कॉमनली बात करें, तो क्या होता है कि
मेन जो सिस्टम होना चाहिए वो ऑफलाइन में बच्चे जब बैठते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो चीज़ें ऑब्वियस सी बात है कि वो ज़्यादा वो समझ ज़्यादा में आती है, जी, ज़्यादा वो एक्सचेंज होती है। लेकिन अगर कभी कुछ चीज़ें छूट गईं, आप किसी कारण से क्लासेस नहीं आ पाएँ, तो उन चीज़ों को कवर अप करना ऑनलाइन से थोड़ा-सा ज़्यादा ज़्यादा आसान होता है। आसान। तो मेरा ये मानना है कि पढ़ाई ऑफलाइन होनी चाहिए, लेकिन ऑनलाइन व्यवस्था भी उसको सपोर्ट सिस्टम के लिए होनी चाहिए। और दूसरे ऐसे छात्र जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जो कहीं नहीं जा सकते हैं, उनके अंदर जुनूनियत होनी चाहिए जी। कि डेली बैठकर 3 घंटे, 4 घंटे मोबाइल पे पढ़ना, मोबाइल चलाना 10 घंटा वो आसान है, लेकिन 4 घंटे मोबाइल पे, लैपटॉप पे पढ़ना, उसके लिए एक बहुत दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है और वो दृढ़ निश्चय अगर होगा, तो कहीं से भी आप खुद से भी पढ़ के सिलेक्शन ले सकते जी। सर, तो आप जैसा बताएँ कि आप हाजीपुर के रहने हैं। वाले हैं। जी, जी। तो आपकी शुरुआत भी हाजीपुर से ही हुई थी, बिल्कुल, फिर आप बिल्कुल। पटना में भी आप बिल्कुल, परफेक्शन आईएएस जैसा कि बिल्कुल। सब जानते हैं। आपने दिल्ली में भी शुरुआत किया था, जी। लेकिन उसका फेलियर का रीज़न क्या है? अब देखिए सबसे पहली बात है कि मैंने फिर से वही बोला ना कि फेलियर का पैमाना अलग-अलग होता है। जी। हमारे लिए ये कहा जाता है कि वो फेलियर ये हुँ। इसलिए है क्योंकि वहाँ पे पटना जैसा 5,000 बच्चे नहीं है, 10,000 बच्चे नहीं, इसलिए फेलियर है। जबकि आपको मैं बताऊँ कि दिल्ली में भी हमारे पास 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। तो वही मैंने बोला ना कि सचिन जब 99 पे आउट हो जाता है, तब भी लोग उसको बोलते हैं कि अनसक्सेसफुल है। जी। लेकिन वही ईशांत शर्मा अगर 2 रन 10 रन भी बनाते, तो बोलते हैं कि अच्छा खेला है। अच्छा, तो फेलियर का पैमाना अलग-अलग होता है। अलग-अलग है, और डिपेंड करता दूसरी है। बात कि हाँ, हम लोग दिल्ली में वो सिस्टम को उस तरीके से जनरेट नहीं कर पाए थे, क्योंकि यहाँ पे मैं ज़्यादातर टाइम रहता था। लेकिन हाँ, अभी फिर से हमने एक नई टीम के साथ संतोष जी के नेतृत्व में हमने एक टीम फिर से डेवलप की है और फिर बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और सिलेक्शन ले रहे हैं और निश्चित रूप से वहाँ से भी सिलेक्शन हुआ और लास्ट ईयर काफ़ी अच्छे बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। पता नहीं ऐसा कहाँ से आया कि फेलियर हुआ, काफ़ी अच्छे बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। मुझे लगता है 47 या 48 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था क्लासरूम प्रोग्राम से। तो जी। फेलियर तो मैंने बोला ना कि क्योंकि वहाँ यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, वहाँ उतने बच्चे उतने नहीं बच्चे दिखते हैं, नहीं हैं। तो लोगों को लगता है कि वो फेलियर है, लेकिन ऐसा नहीं है। फेलियर के पैमाने अलग-अलग है ना, जी, जी। फेलियर के पैमाने अलग-अलग है सब लोग। सर, आपने तो हज़ारों बच्चों को पढ़ाया, कितने बिल्कुल। सारे बच्चों को। हुँ। तो उसमें कोई ऐसा बताइए जिनको आपने कम पैसे में पढ़ाया हो और वो आज एकदम अपने ऊँचाइयों पे पहुँच चुका हो? बिल्कुल बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि पेमेंट की तो बात छोड़िए, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पर्सनली मेरे से मिला तो मैंने बिना पेमेंट का भी उनको पढ़ाया है। वो पेमेंट अच्छा, अगर आप बिना पेमेंट के भी हाँ, पढ़ा हाँ, चुके हैं। हाँ, हाँ, एक गौतम नाम का बच्चा था, ठीक है, एक मुन्ना नाम का बच्चा था। तो मैंने और भी ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, जब भी कोई भी मेरे से मिलते हैं तो मैं उनको पढ़ाता हूँ बिना ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ाई मेरा भी काम चलना चाहिए, ठीक है? बच्चे अगर ऐसे 2, 4, 10 ऐसे बच्चे हैं जिनके पास रिसोर्सेज़ नहीं है तो क्यों नहीं मैं पढ़ाऊँगा? पढ़ाता हूँ और सफलता को अर्जित करते हैं। रोहित हैं एक जिनको कि मैंने बिना पैसे के पढ़ाया था और वो बीपीएससी में सेलेक्टेड हैं, है ना? जी। और भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कि बिना पैसे का पढ़ाया और या अब कम जुड़े पैसों हुए में रहे हाँ, पढ़ाया। जुड़े हुए रहे जी। और वो सफलता के और एक तो बात है कि वो बच्चे कंटिन्यू जुड़े रहते हैं। एक जी। अजय करके बच्चा है, वो सफलता उसको रिज़ल्ट के लगभग 5 साल हो गए होंगे, लेकिन फिर भी वो हमेशा जुड़ा हुआ रहता है, हमेशा कॉन्टैक्ट में रहता है। एक दीपक करके एक स्टूडेंट है, वो हमेशा मतलब अ, कॉन्टैक्ट में रहता है। मुझे लगता है हर 15 दिन पे वो कभी न कभी कॉल कर ही लेता है। जी, तो जी, वैसे जुड़े बच्चे हुए हैं। थोड़ा-सा ज़्यादा जुड़े हुए रहते हैं। ये जी। तो मैंने देखा है कि उनको लगता है कि ये कुछ एक्स्ट्रा था इसलिए वो कंटिन्यू जुड़े हुए रहते हैं। जी, जी। जी। पटना में सर ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, कोचिंग हुँ, इंस्टीट्यूट्स जो हुँ, है हुँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के। हुँ, हुँ। कितने सारे नए-नए फैकल्टी भी हैं लोगों के पास अलग-अलग तरीके के। तो सर आपका जो कोचिंग है वो क्या उसमें क्या यूनिक है? उसका यूएसपी क्या है जो आपके पास लोग इतने आते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि आप आज भी आप देखेंगे ना तो लगभग सारे इंस्टीट्यूट्स जो हैं हुँ। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो क्या करते हैं कि लगभग सारे एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं। जी। जब आप सारे एग्ज़ाम की तैयारी करवाएँगे, तो आपके पास वो जो एक यूनिकनेस है, आपके पास वो जो एक होता है ना कि मतलब लेगेसी जिसको बोलते हैं, जी, जी। कि दिन-रात यूपीएससी के बारे में सोचना,
जैसे हमारे लिए क्या होता है कि सिविल सेवा ही लाइफ है। दिन रात हमारा माइंड जो है वो इसी में लगा रहता है कि कैसे इसमें क्या-क्या हो सकते हैं, क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कितने डायमेंशंस बन सकते हैं। जी, तो वो चीज़ लैग कर जाता है। जब आप 10 चीज़ों को करेंगे तो वो करेक्ट। चीज़ें जो आपका यूनिकनेस है, आपकी जो लेगेसी है, आपका जो एक किसी चीज़ के प्रति जो आपका समर्पण है वो खत्म हो जाता है। कहीं न कहीं फिर कन्फ्यूज़िंग टाइप का कन्फ्यूजिंग हो टाइप हो जाता है जाता कि है। आखिर बिल्कुल। यहाँ पे प्रॉपर्ली एग्ज़ैक्टली होता क्या है? होता क्या है और उसमें फिर जो है ना बच्चे जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर जी, पाते। इसलिए मैं भी सभी लोग को बोलना चाहता हूँ कि आपकी जो अपनी एक्सपर्टीज़ है, उस एक्सपर्टीज़ को लेकर कीजिए, काम जी, कीजिए। ठीक है? जैसे मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि मैंने सिविल सेवा का तैयारी किया, पढ़ाता हूँ इसी क्षेत्र में। तो मान लीजिए कि कोई चीज़ बेहतर नहीं हुआ, तो उस चीज़ को मैं खुद के माध्यम से कर सकता हूँ, मैं करा सकता हूँ। लेकिन मैं अगर मान लो कि नीट में पढ़ा रहा हूँ, आईआईटी की तैयारी करा रहा हूँ, तो जी, जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं है, तो वो मैं कैसे जानूँगा कि ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा है कि नहीं? जी, जी। तो इसलिए मेरा मानना है कि हमेशा किसी भी सिचुएशन में हमेशा आपको अ, उसी चीज़ में पैर रखना चाहिए, उसी चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए, जिसमें आपका एक्सपर्टीज़ हो। जी। जी। सर अगला सवाल है कि क्या कोई ऐसा क्रैश कोर्स टाइप का होता है या स्क्रैच कोर्स टाइप का होता है प्रिपरेशन करने के लिए, तो वो उससे मतलब क्या लोग बन सकते हैं एसडीएम ये सब टाइप से कुछ बन सकते हैं? देखिए, एक सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, मैं सीधा-सा बात बता देता हूँ, ठीक है? इसलिए आप कभी देखेंगे नहीं कि हम लोगों ने कोई शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ वगैरह हम लोग लॉन्च नहीं करते हैं। जी, ये 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने में नहीं होता है ना? जी, आपको पढ़ना पड़ेगा, पहले से पढ़ते आए हैं। हाँ, आप रिवीज़न कर सकते हैं, कुछ जो कोर्सेज़ होते हैं, वो उसको रिवीज़न के लिए हम लोग लाते हैं, लेकिन आप नए बच्चे हैं और चाहेंगे कि 2 महीने में हो जाए, तो नहीं होगा, ठीक है? अगर तभी होगा या तो आप बहुत ज़्यादा जानकार हैं, भगवान की कृपा डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से आपके ऊपर है, तभी हो सकता है। अदरवाइज़ कोई धांधली सेटिंग के थ्रू आप जा रहे हैं तभी हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं होगा। जी, ये जी। गारंटी है 2-3 महीना इसमें एक समय लगता है, प्रोसेस है। एक बात मुझे बताइए, आप बच्चे को कितना 24 घंटे भी सिखाएँ, तो क्या वो 2 दिन में बोलना सीख जाएगा? नहीं, नहीं, आप किसी बच्चे समय को तो लगेगा ही। 24 घंटे आप बैठकर उसको क लिखना सिखाएँ, क्या वो लिखना सीख जाएगा? हुँ, 24 घंटे, नहीं सीखेगा ना। तो जो समय है, आप उसको दिन भर उसको काजू-किशमिश खिलाते रहें, क्या वो एक 6 महीना में वो 5 साल जैसा तो बनेगा हुँ, नहीं। तो जो हर समय चीज़ का है, समय होता समय है। होता है, वो समय लगेगा और यही बातें बच्चे नहीं समझ पा रहे अभी। उनको लगता है मैं जाऊँगा, कुछ कोई मुझे घुट्टी पिला के दे दिया जाएगा और टीचर लोग ऐसे मतलब उसको दिखाते भी हैं हुँ, कि हाँ मेरे पास आओ, मैं वही कहते हैं कि मैंने जो पढ़ा है वही क्वेश्चन आया है। अरे जो सिलेबस है उसी में से आएगा, ठीक है? कोई ऐसा बोल ही नहीं सकता है कि मैंने ये चीज़ नहीं पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है सिलेबस का चीज़ इसका मतलब आप तो मतलब गलत कर रहे हैं। जी, जी, सिलेबस का चीज़ है वो तो आना ही आना है। जी। वो तो बस आप मतलब बच्चों को एक गुमराह करने के लिए बता रहे हैं। और कहीं न कहीं वो लोग फ़ोटोज़ बैनर भी हाँ, लगा देते हाँ, हाँ, हैं हाँ, हाँ, कि ये ये यहाँ से आया यहाँ से है। सेलेक्ट हुआ। हाँ, फिर अलग-अलग कोचिंग में भी देखते हैं कि अरे ये बच्चा तो वहाँ भी था, अलग-अलग कोचिंग भी यूज़ करते हैं उस फ़ोटो को। ये तो तो इसके पीछे का क्या है लॉजिक देखिए, मतलब? इसके पीछे का 2-3 लॉजिक है, ठीक है? ये जो एक ही बच्चे 2-3 जगह पे दिखते हैं, इसके पीछे का 2-3 चीज़ है, ठीक है? एक तो ये ऐसा होता है जो कि जेन्युइन चीज़ें भी होती हैं। जेन्युइन मतलब क्या होता है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि अब कोई बच्चा जो है ना वो आपके यहाँ से कुछ चीज़ पढ़ा और किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में कुछ और चीज़ पढ़ा। तो जब सफल होता है तो दोनों ही इंस्टीट्यूट दोनों उसको ही। लगाते हैं, लेकिन इसकी संख्या बहुत कम है। ऐसे केसेस 5% हैं, 10% हैं। मैक्सिमम क्या होता है कि जब रिज़ल्ट होता है उससे पहले तो आपको पहचानते नहीं हैं, जानते भी नहीं होते हैं। जी। फिर वो आपके घर पहुँचते हैं, है ना? आपके पास ऑफ़र लेकर वो ये ऑफ़र लाखों में होती है। ऑफ़र लेकर पहुँचते हैं और फिर जो डील होती है उस डील के थ्रू जो चीज़ें हैं कि मैंने यहाँ से पढ़ा था, मैंने फलाना सर के यहाँ पढ़ा ना, मैंने ऐसे-ऐसे ये किया सारी था, वो स्टोरी। ये स्टोरी बनती है। वो स्टोरी पूरा प्रिपेयर किया जाता है एंड फिर उसमें कुछ गरीबी का तड़का लगाया जाता जी, हर है ना? गरीबी तो हाँ, ज़रूर होता है। हाँ, हाँ, फिर वो तड़का लगा के जो है आप मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, जिन्होंने पूरे तरीके से शुरुआत से लेकर अंत तक हमारे यहाँ पढ़ाई करी थी और मैं ना अभी अच्छे-अच्छे पोस्ट पे भी हैं, इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा और फिर दूसरे इंस्टीट्यूट से उनको ऑफ़र हुआ और
वो वहाँ पे गए और जाकर बोले कि इन्होंने बहुत मेरे लिए हेल्प सपोर्ट किया, किया, हेल्प बहुत किया। सपोर्ट किया, बहुत पढ़ाई किया मैंने, ये किया, वो किया। ये पूरा गेम है, बच्चे जितने जल्दी समझ जाएँ उतना बेहतर है। इसलिए आप नहीं देखेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा ऑनलाइन आकर ये सारी बातें बोल रहा हूँ। अगर मैं यूट्यूब पे के ऊपर आता भी हूँ तो पढ़ाता हूँ और जी, जी। जाता हूँ। तो ये मंच जो यूट्यूब है वो उसका सदुपयोग करना चाहिए, बच्चों की नॉलेज के लिए उसको ट्रांसफ़र करना चाहिए। और रील्सबाज़ी जो है ना, ये तो पूरा एक जनरेशन को ही ख़त्म कर रही है, जी। ठीक है? ऐसा नहीं है कि हम लोग के यहाँ नहीं हम लोग नहीं बनाते हैं, लेकिन उसका एक पर्पस होना चाहिए, जी, पर्पसफुली उसको ताकि किया लोग जाना है। मतलब ऐसा होना चाहिए कि उससे कुछ नॉलेज मिले नॉलेज लोगों मिले को। एग्ज़ैक्टली। लेकिन प्रॉब्लम तो लोगों की भी है ना, कि अगर आप नॉलेज दे रहे हैं तो आपको देखेंगे 200 लोग, 500 लोग, और जी। आप कंट्रोवर्सी करें तो उसको देखेंगे व्यूज़ भी 10,000 लोग, काफ़ी ज़्यादा, 10 लाइक्स लाख लोग। वगैरह, शेयर सब आपको मैं होता है। बताता हूँ कि एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, शायद आप लोगों को पता हो या नहीं हो, टीचर्स लोग आपस में बैठकर, क्योंकि मैं उसी कम्युनिटी का हूँ जी, तो जी। मुझे पता है, आपस में बैठकर पर्पसफुली कंट्रोवर्सी करते हैं। आपको लगता होगा कि वो लड़ रहे हैं, लेकिन वो पर्पसफुली कंट्रोवर्सी करते हैं, ठीक है? जिससे कि तुम्हारा भी व्यूज़ आएगा, मेरा भी मेरा भी व्यूज़ व्यूज़ आएगा। आएगा। तुम्हारा भी वायरल हो कोचिंग चलेगा, तुम भी कंटेंट वायरल होगे, वगैरह। मैं भी वायरल होऊँगा। और इसी कारण से बहुत सारे जो ये कम्युनिटी है उससे मैं वो लोग मुझे नहीं पसंद करते मतलब कि मैं मार्केटिंग प्रमोशन हाँ, होना ये चाहिए, मार वो नेगेटिवली हो या पॉजिटिवली हो, पॉज़िटिवली हो। होना हाँ, चाहिए। वो फेम मार्केटिंग कैसे भी फ़ेम मिले। कैसे भी मिले। और कई बार तो ऐसा होता है कि आप जानेंगे तो आश्चर्य होगा कि जैसे चुनाव होता है ना, इलेक्शन होता है, जी। तो इलेक्शन के पहले आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों को, वोटर्स को रिझाने के लिए उनको जी, जी। खिलाया जाता है, ठीक खिलाया-पिलाया है? जाता है। खिलाया-पिलाया जाता है। उसी तरीके से यहाँ भी मार्केटिंग होती है। जब सिलेक्शन हो जाता है, तो सिलेक्शन होने के बाद लोगों को खिलाया-पिलाया जी, जाता है, जी। ठीक है? पहले जो सिलेक्शन के पहले, इलेक्शन के पहले, और जी, यहाँ सिलेक्शन के बाद। सिलेक्शन के बाद। इलेक्शन के पहले और सिलेक्शन के बाद दोनों जी। सेम चीज़ है, सेम प्रोसेस है, पहली बात। दूसरी बात, आप देखते होंगे कि टीचर्स आपस में लड़ रहे हैं। मैं आपको लिटरली बताता हूँ, मैंने कई बार देखा है कि आपस में बात करते हैं वो लोग कि आज तुम ये बोलना, मैं ये बोलूँगा, इससे देखना व्यूज़ आएगा, जी। ठीक है? और कंट्रोवर्सी जानकर क्रिएट किया जाता है, ठीक है? अरे तुमको क्या मतलब है यार? स्टूडेंट्स को क्या लेना-देना है कि किसी ने राखी बँधवाया है, कि किसी ने बुलेट बाँटा है? क्या मतलब है तुमको उससे? तुम्हारे लिए वही। तुमको राखी बाँधना है, राखी बाँधो, तुमको बुलेट लेना है, बुलेट लेना, बुलेट लो। बुलेट लो। उसको कंट्रोवर्सी स्टूडेंट्स उसको करते ही नहीं है। ये लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, फिर वहाँ पर इनके जो आईटी सेल्स के लोग होते हैं, वो उसको बढ़ाते हैं, और फिर बच्चे उसमें इन्वॉल्व होना, क्योंकि बच्चे तो इमोशनल होते हैं। जी। तो मतलब बच्चे फिर पीआर टीम कहीं न कहीं इन हाँ, वो लोगों की भी पीआर है। टीम ही आप लोग ज़्यादा बेहतर समझते होंगे जी। कि वो पूरा पीआर है। और उसके बाद जब लगने लगता है कि मान लीजिए कि मेरे यहाँ कोई बच्चा पढ़ रहा है, उसको लगने लगता है कि मेरे मुझे ज़्यादा बोल रहे हैं, तो फिर मेरे बच्चे आते हैं, फिर उनको बोलना है तो उनके बच्चे आते हैं, और उससे ये पूरा, और इसमें टाइम किसका खराब हो रहा है? बच्चे का। स्टूडेंट्स का। जी। ये ऑनलाइन टीचर्स जानबूझकर ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, और कंट्रोवर्सी क्रिएट करके बच्चों का अहित करते हैं। बच्चे इस बात को जितना जल्दी समझ जाएं उनके लिए बेहतर होगा, बेहतर होगा। अदरवाइज उनका लाइफ खराब हो रहा है, उनका टाइम खराब हो रहा है। अगले 20 साल, 30 साल, 40 साल आपको कोई फलाना सर नहीं आएंगे, ये जो कंट्रोवर्सी आपसे क्रिएट करवा जी। रहे हैं, आपको उसमें इन्वॉल्व रख रहे हैं, वो नहीं आएँगे। ये झेलना आपको पड़ेगा, आपकी फैमिली को पड़ेगा, आपकी सोसाइटी को पड़ेगा। एक अच्छा माइंड जो कि देश के लिए कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क कर सकता था, उस माइंड को इन्होंने ब्रेन ड्रेन कर दिया है। जी। मुझे पता है मैं यहाँ बोलूँगा फिर 10 लोग मुझे, उनके आईटी सेल वाले लोग मुझे गाली देंगे, मुझे पता है। लेकिन आप किसी के, आपने भी एक कहावत सुना होगा कि एक पानी में एक बिच्छू तैर रहा था, और बिच्छू तैर रहा था तो बिच्छू बार-बार डंक मार देता था जी, महात्मा जी। को, फिर भी बार-बार बिच्छू को वो बचाते थे। तो कुछ लोगों ने बोला कि आप बिच्छू को छोड़ क्यों नहीं देते हैं? जी। तो महात्मा ने बोला कि जब बिच्छू जो है वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो मैं कैसे मैं छोड़ूँ? कैसे छोड़ूँ? तो मैं गाली सुनने के बाद भी मैं ये बात बच्चों को बताऊँगा, और मुझे पता है कि वो गाली बच्चे नहीं देते हैं, वो इनकी पीआर टीम देती है। करवाती है वो हाँ, सारी चीज़। कि मैं बोलूँगा कि ये जो कंट्रोवर्सी है, ये कंट्रोवर्सी क्रिएट किया जाता है, और बच्चे बिना काम का इस कंट्रोवर्सी में पड़ते पड़ हैं। जाते हैं, बीच में और फँसते हाँ, हैं।
अपना टाइम खराब करते हैं, दिन भर बैठ के देखते रहते हैं क्या कमेंट आया, क्या व्यूज आया, यही देखते रहते हैं और अपना टाइम खराब करते हैं। ये भी नहीं सोचते हैं कि आपके पेरेंट्स ने, आपकी माँ ने, आपके पिता ने कितने कष्ट के साथ आपको यहाँ भेजा है, कितने मुश्किलों के साथ वो जी, पूरा जी। पूरा महीना मेहनत करते होंगे, तब आपके लिए वो कुछ पैसे तैयार करते होंगे, कुछ पैसे का जुगाड़ करते होंगे कि आपको भेज सके, और आप इन लोगों के चक्कर में पड़ के अपना टाइम खराब कर रहे हैं। ये कहीं से भी उचित नहीं है। आप लोग अभी भी समझें और इस पर अमल करें, पढ़ाई करें। अब मैं कई बार छात्रों से पूछता हूँ कि कितना देर पढ़ते हो? तो बोलते हैं 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा। मैं जब और ऑनेस्टी के साथ पूछता हूँ कि विदाउट मोबाइल, तो वो 8 घंटा से 6 घंटा आ जाता है। और फिर मैं पूछता हूँ और ऑनेस्टी से कि बताओ, तो वो 4 घंटा आ जाता है। और मैं ये बताता हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स वो 4 घंटे ही पढ़ते, वो भी सही से नहीं पढ़ते हैं। जी, जी। अरे तुम पटना में क्यों हो? क्यों वो फिर दिल्ली में अलग-अलग क्यों जगह हो? से भी लोग आते हैं। अलग-अलग जगह से मैक्सिमम लोग बाहर से आते हैं। क्यों हो दिल्ली में? क्यों हो पटना में? क्यों रेंट जा रहा है? क्यों रेंट दे रहे हैं? क्यों तुम्हारे पापा इतना मेहनत कर रहे हैं? क्यों तुम्हारी माँ इतना तुम्हारे लिए सोच रही है? जी। क्योंकि तुम जीवन में कुछ बेहतर कर सको। और तुम क्या कर रहे हो? यहाँ पर टीचर्स की कंट्रोवर्सी में उलझ रहे हो। फलाने सर ने ये कहा, चिल्लाने सर ने ये कहा, ढिमकाने सर ने ये कहा। उसमें तो अगर स्टूडेंट्स का अगर टाइम एक वेस्ट बात होता बता है। दूँ अगर एक बात बता दूँ कि ये जो टीचर्स लोग अभी जाते हैं कि मैं ये करने गया, आंदोलन करने गया, अगर रील्स बनना बंद हो जाए ना, तो एक टीचर नहीं दिखेगा स्टूडेंट्स के साथ। जी, सही सही एक बात है। टीचर नहीं दिखेगा कि मैं स्टूडेंट्स के साथ वहाँ पे खड़ा हूँ। खाली ये बोल दिया जाए कि मोबाइल हटा दीजिए और फिर आप स्टूडेंट्स के कहीं साथ न कहीं खड़े रहिए। मीडिया कवरेज के लिए। आप स्टूडेंट्स के साथ खड़े रहिए, सिर्फ मोबाइल हटा के और मीडिया कवरेज हटा के। देखिए कितने शिक्षक रहते हैं। मैं गिनती पे बोल सकता हूँ कि उसको आप काउंट कर लेंगे कि एक या एक भी नहीं होगा। ऐसे शिक्षकों की तादाद बहुत कम है बहुत और कम। छात्रों को इसे समझना पड़ेगा कि जी। जब तक वो इस आभासी दुनिया में रहेंगे, ये रीलबाजी की दुनिया में रहेंगे, तब तक उनका नहीं भला होगा। ये बात जितना जल्दी हो सके समझ जितना जाए। जल्दी हो समझना पड़ेगा, जी। जितना जल्दी। सर एक आखिरी सवाल है आपसे हुँ, कि छात्रों के लिए मतलब फाइनल सक्सेस का कोई एक मंत्र हुँ, हुँ। बता दीजिए। देखिए एक कोई मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप जितना जल्दी इस बात को समझ जाएँ कि आपको एक प्रोसेस फ़ॉलो करना पड़ेगा। उस प्रोसेस में आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा और उस डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंसी के साथ आपको एक दृढ़ निश्चय रखना पड़ेगा। कई बार ऐसा होगा कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया होगा, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। उस समय डीमोटिवेट नहीं होना पड़ेगा। आपको अपने मेंटर को का चयन सही तरीके से करना पड़ेगा। आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, आप उतने मैच्योर हैं, यू आर द मैच्योर इनफ कि आप समझ पाएँ कि क्या सही है और क्या गलत है। ये जो पढ़ाई-लिखाई से बाहर की बातें हैं ना, वो आपके पढ़ाई-लिखाई को ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। जी, तो जी। आपको बस एक ऑनेस्टी के साथ, डिसिप्लिन के साथ डिसिप्लिन, सेल्फ आपको डिसिप्लिन और सेल्फ डिस और कंसिस्टेंसी मेंटेन कंसिस्टेंसी के रखना साथ चाहिए। पढ़ाई करते रहिए और असफलता मिलेगी, लेकिन असफलता फिर से मैं बोलूँगा कि एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, फिर देखो कि कहाँ कमी रह गई, उसमें सुधार करो, निश्चित रूप से आप सफलता के शिखर पे हो। जी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर न्यूज़ हार्ट पॉडकास्ट को इतना कीमती वक़्त अपना देने के लिए। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने भी बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन्स पूछे। जी, जी। कई बार इतनी जेन्युइनिटी के साथ लोग क्वेश्चन्स नहीं पूछते हैं। जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा और इस शुक्रिया। कारण से हमने सारे डायमेंशन्स के ऊपर बात की। जी, मुझे आशा है कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ों सारे को डायमेंशन्स के कवर ऊपर किया। बात की और मुझे आशा है कि छात्रों को इससे निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और उनको ये पता चलेगा कि क्या उनके लिए सही है और क्या गलत जी। है। धन्यवाद। तो बस ऐसे ही जुड़े रहें न्यूज़ हार्ट पॉडकास्ट के साथ। फिर मिलेंगे नए सवाल और नए खास मेहमान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।